ट्रेड के लिए आते थे, तो इंटरनेशनल ट्रेड है क्या, इसको उस पुस्तक में बड़े अच्छे ढंग से समझाया। उन्होंने लिखा कि 1900 वर्ष तक, 1881 टू बी प्रिसाइज, भारतवर्ष का जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो 25 से 30% है। भारतवर्ष की जीडीपी का, ग्लोबल जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है फॉर 1800 इयर्स इन कंटिन्यूअस 20 से 25%। फिगर्स को समझना हो तो कंपैरेटिव समझा जाता है हमेशा, फिगर्स की रिलेटिव सेंस कुछ नहीं होती। तो कंपैरेटिव बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आज के भारत का जो 7वें स्थान पे खड़ा है, भारत 3.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को लेके खड़ा है, तो आज भारत का जो कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर वो मात्र 3%। और 1880 तक जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वो 25 से 30% था। हम कहाँ थे, वो स्वर्णिम काल था। और ये स्वर्णिम काल तो ऐसा नहीं है कि हजारों साल पहले था, मैं कुल मिला के 150 साल पहले बात कर रहा हूं। हमारा ग्लोबल जीडीपी में जो आज कंट्रीब्यूशन है बीइंग 3.75 ट्रिलियन, वो 2.76%। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भारतवर्ष जो है जगत प्रसिद्ध था। जब संसार के पास रास्ता नहीं था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो हमारे पास शिप्स थे और शिप्स के थ्रू हमारा रास्ता जाता था। तो इसकी कहानी फिर कभी समझ लेंगे। तो भारत जो है वो ज्ञान का दाता था, भारत जो है वो व्यापार का दाता था, और उसमें कॉमन करेंसी नहीं थी। आज आप यूरो में डील कर सकते हैं, डॉलर में डील कर सकते हैं, इंडियन रुपीज में डील कर सकते हैं। उस समय केवल ज्वारात होता था। तो हमें जो है, जब हम स्पाइसेस देते थे, टेक्सटाइल देते थे, मेटलर्जी देते थे और तरह तरह के जो है संसार के अंदर सामान भेजते थे, तो उस सामान के एवज में हमें हीरे जवाहरात मिलते थे। और जो हीरे जवाहरात हैं वो आज आपको मंदिरों में जो नजर आते हैं, उस समय के हीरे जवाहरात हैं जो इस भारतवर्ष ने कमाए। और नॉट मियरली दैट, टू प्रूव माई पॉइंट, लेट मी कम टू ए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। जो कोहिनूर का हीरा है वो आज भी विद्यमान है और यहां से लेके गए हैं, उनके म्यूजियम के अंदर पड़ा है, और उसकी जो दाम है वो $100 बिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये देश रहा होगा और किस तरह की इसकी अर्थव्यवस्था रही होगी। तो उस समय 1100 सन के बाद भारतवर्ष के ऊपर तरह तरह के आक्रमण हुए। तो आक्रमण आज का विषय नहीं है, लेकिन उस सब कारणों के कारण कुछ दुख और अपमान की घटनाएं घटना शुरू हुई। अस्पृश्यता ने जो है भारत में जन्म लेना शुरू कर दिया। अनटचेबिलिटी जो है वो फैलने लगी। हिंदू समाज के अंदर ही एक हिंदू दूसरे हिंदू को छूने से घबराने लगा। ये कौन सा संसार बन गया? जिस देश के अंदर चींटी की पूजा होती है, जिस देश के अंदर शाम को दूध पिलाया जाता है, जिस देश के अंदर गाय जो है वो माँ कहलाती है, जिस देश के अंदर नदी को माँ कहते हैं, पर्वत को देवा कहते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं, उस देश के अंदर मानव ने मानव को छूना बंद कर दिया। अनटचेबिलिटी का बड़ी दुर्दैव और दुर्भाग्यपूर्ण अपमानित घटना घटी देश के अंदर, और वो बढ़ती चली। उसको खत्म करने के लिए महात्मा बुद्ध ने बहुत बड़ा प्रयास किया। रूढ़ियों के विरोध में लड़े, तथागत अंधविश्वास के विरोध में लड़े, लेकिन जो भारत का मर्म था वो नहीं छोड़ा महात्मा बुद्ध ने, और करुणा का उन्होंने साथ दिया, प्रेम का संदेश दिया, और ये छुआछूत को खत्म करने का पूरा प्रयास किया, और सफल हुए अपने उस समय। फिर श्रृंखला है इस तरह के महात्माओं की, इस तरह के महापुरुषों की, इस तरह के ऋषि मनीषियों की। रामानुजाचार्य हुए, संत कबीर हुए, स्वामी दयानंद हुए, गुरु नानक देव हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, एकनाथ हुए, तुकाराम हुए, संत रविदास हुए, चौथा मेला हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, महात्मा फुले हुए, महात्मा गांधी हुए। श्रृंखला है हमारे पास। इन सब ने प्रयास किया। इनके प्रयासों के कारण भारतवर्ष आज भी जीवित है। वो जो आप सुनते हैं ना यूनान मिस्र रोमा, तो ये कैसे खत्म हो गई? इनकी जो सिविलाइजेशन, आफ्टर सिविलाइजेशन फिनिश हो गई, क्योंकि इनके पास इस तरह के महात्मा और ऋषि मनीषी हैं। तो इस श्रृंखला के अंदर डॉक्टर अंबेडकर का जन्म होता है। एक बहुत गरीब परिवार के अंदर जन्मे। अस्पृश्यता ने उनका जितना अपमान कर सकती है अस्पृश्यता ने किया। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, पढ़ने के बाद आदमी जो है वो
मतलब उसको लगता है मैं कहाँ आ गया। मैं आपको केवल एक घटना सुनाता हूँ उनके जीवन की, सैकड़ों घटनाएं अवेलेबल। क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, उसके बैग को बाहर फेंक दिया जाए, उसको कहा जाए तू बाहर जाके बैठ जा, वहां जाके पढ़। यह अस्पृश्यता की सीमा है। ऐसे कितनी दुर्घटनाएं घटी उस बालक के साथ। मिट्टी में मिला दिया जिसको, तो वही मिट्टी जो है वो आकाश के अंदर जाके छाई, और वही मिट्टी जो है वो भारत माँ का चंदन बनी, वही मिट्टी जो है तिलक बनी भारत माँ का। ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर निकला हो कि आज जो आप बोल पाते हो, तो आपको जो फंडामेंटल राइट दिया बोलने का, वो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। छोटी मोटी हस्ती नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर को समझना बहुत जरूरी है। और एक बात और कह रहा हूं, डॉक्टर अम्बेडकर एक बिरादरी का नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसलिए आज का विषय मेरे से पूछा कि क्या विषय रखना है, तो मैंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कहीं पर एक इनजस्टिस हुआ है कि उसको किसी एक कन्फाइन कर दिया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर तो पूरे इंटरनेशनल लीडर है, इस तरह का दूसरा लीडर ढूंढना संसार के अंदर संभव नहीं है, जिसका इतना अपमान हुआ हो, जिसके साथ इतने दुर्दशा की गई हो, उसने उफ ना की हो, शांत मन का रहा। पढ़ाइयों के अंदर आते हैं, पहले उनके जरा जीवन के बारे में समझे। तो ये रत्नागिरी में अंबावाड़े करके गांव था, वहां पैदा हुए। 1891 में पैदा हुए, 1956 में उनका शरीर शांत हुआ। 65 वर्ष की उनकी यात्रा है। पिता जो थे वो रामजी सकपाल। रामजी सकपाल जो है बड़े परिश्रमी थे, धार्मिक। घर में भजन चलते थे उनके, रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाते थे। तो जो सद्विचार हैं वो बच्चों को जन्म से मिले, डॉक्टर अम्बेडकर को जन्म से सद्विचार मिले। अध्यापकों का सहयोग मिला। सबसे पहले उनको जो है ब्राह्मण अध्यापक मिले, पेड़ से गुरु थे। बड़ी अच्छी घटना आती है, बहुत बारिश हो रही थी, तो स्कूल में केवल वो पेड़ से साहब खड़े थे, एक आचार्य, बाकी पहुंच नहीं पाए थे, इतनी भीषण बारिश थी। लेकिन ये बालक जो है ये गीला होके उस भीषण बारिश में, उस तूफान में भी वहां पहुंचता है। वो पेड़ से हैरान रह जाते हैं कि ऐसा भी कोई बच्चा हो सकता है जिसको पढ़ने की इतनी लालसा हो। तो अपने घर से उसको गर्म पानी देते हैं, उसको ठीक करते हैं, शरीर को कपड़े देते हैं, उसको अपना शिष्य बना के उसको पढ़ाई करवाते। दूसरे जो उनको अध्यापक मिले वो कमाल के थे, उनका नाम था अम्बेडकर। तो जो जिस गांव से अम्बेडकर, जिसका हम आज चर्चा कर रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर, उस गांव का नाम था अंबावाडेकर। तो इनका नाम था भीमराव अंबावाडेकर। अम्बेडकर जो वो ब्राह्मण था, आप में जितने भी कर हैं, गवास्कर, सोलकर, तेंदुलकर, ये सब कर वाले हैं, वही अम्बेडकर ही है, उसी ब्रांच में से। तो अम्बेडकर ने जो है अपना नाम जो दे दिया वो अंबावेडकर को दे दिया, तो वो भीमराव अम्बेडकर बने। इससे सुंदर जो है सामंजस्य नहीं हो सकता कि जो सो काल अस्पृश्य है उसको ब्राह्मण जो गुरु है वो अपना नाम दे देता है, और वो डॉक्टर अम्बेडकर कहलाता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये की बुक है, बड़ी फेमस बुक है, जो अगर किसी को अम्बेडकर साहब के बारे में पढ़ना हो तो ये किताब पढ़नी चाहिए। धनंजय कीर करके ऑथर है, बड़ा फेमस ऑथर है, डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। उसके 114 पेज के ऊपर क्या लिखा है कीर ने। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे अपने गुरु के बारे में, मुझे ये कहने में अभिमान महसूस होता है कि उस प्रेम की साग रोटी का मिठास ही कुछ और था, जो साग रोटी वो गुरु अम्बेडकर खिलाता था। उस बात का स्मरण होते ही मेरा हृदय भर आता है, सच्चे रूप में उनका मेरे प्रति बड़ा प्रेम था। ये वो अपने गुरु के बारे में लिखते हैं। संस्कृत के बारे में किताब में कोटेशन मिल गई मुझे पढ़ते पढ़ते। डॉक्टर B.R. जाटव की बुक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, उसके पेज नंबर 24 पे संस्कृत के बारे में क्या कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर। मुझे संस्कृत भाषा पर अत्यंत अभिमान है। मैं चाहता था कि संस्कृत का अच्छा विद्वान बनूं, लेकिन समाज के संकुचित दृष्टिकोण के कारण मुझे संस्कृत नहीं पढ़ने दी। लिख रहे हैं वो, फिर क्या लिखते हैं आगे चलकर, उन्होंने कहा कि मैंने फिर भी प्रयास नहीं छोड़ा। मैंने संस्कृत पढ़ी, संस्कृत के मैंने सभी ग्रंथ पढ़े और संस्कृत का मैं ज्ञाता बना। ये पर्सनैलिटी है। पढ़ाई की बात आई, कितनी 34 डिग्री कितनी डिग्रीज बताई अभी। यूएस में जाके उस समय जब वाहन नहीं था, जब केवल शिप था, तो पीएचडी किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। लंदन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स के अंदर डीलिट किया, लॉ के अंदर बैरिस्टर बने। अब एक बात समझने की है, जगह पे यहां विराम देते हैं।
कि जिस बालक का इतना अपमान हुआ हो, जिस बालक को छूने से दुनिया घबरा रही हो, उस बालक के पास इतनी बड़ी डिग्री उस समय आ जाए तो सारा संसार उसके लिए खुला पड़ा था। वो कहीं पर भी जो है लॉ की प्रैक्टिस कर सकता था और उसको न्योते थे, इन्विटेशंस, लेकिन नहीं। तो जो पिता की शिक्षा थी रामायण महाभारत और भारत माँ की, उस शिक्षा को उसने अपने साथ आत्मसात किया और भारत वापिस आया और मुंबई हाई कोर्ट के अंदर उसने ब्रिटिश की ये एडवोकेट की प्रैक्टिस की। ये जीवन है। मित्र अमित्र ये दो शब्द होते हैं। एक भी, इन्होंने ठीक कहा रिश्ता साहब, एक भी अमित्र नहीं था। इसलिए कहते हैं वो शांत मन के थे। शांत मन के थे तो इतना पढ़ पाए। मित्रों की सूची देखिए और इसमें से मैक्सिमम मित्र जो है उनका आप सरनेम से जज कर लेंगे। महाराजा गायकवाड़, गुरु कृष्ण कलिस्कर, गुरु अंबेडकर, मित्र बतेना, शिव तारकर, छत्रपति साहू जी महाराज, प्रोफेसर ईरानी, वेदों के प्रकांड पंडित देवराव नायक, ये सब इनके मित्र थे। दो घटनाएं घटती हैं, बड़ी दुर्घटनाएं घटती हैं। वो एक तालाब में उनको पानी नहीं पीने दिया जाता है। ये बात है 1925-26 के आसपास। पानी नहीं देना जाता है, पानी नहीं दिया जाता है। तो वो जो जिन समाज को पानी नहीं पीने की परमिशन मिलती है, तो डॉक्टर अम्बेडकर को मालूम चलता है, वो वहाँ जाते हैं, वहाँ वो उस समाज से लड़ते हैं, उससे कहते हैं कि जानवर को पानी पीने दे सकते हो, व्यक्ति को पानी नहीं पीने दे सकते। लेकिन समाज नहीं मानता है तो सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह करके आंदोलन खड़ा करते हैं। आंदोलन खड़ा करके पहला राइट दिलवाते हैं 26 के अंदर पानी पीने का, उस तालाब से विजय प्राप्त करते हैं। फिर दूसरी घटना घटती है मंदिर के अंदर। ये कालाराम मंदिर का बहुत बड़ा सत्याग्रह है, 2 मार्च 1930 का, ऑन रिकॉर्ड्स। मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है। फिर लड़ते हैं और लड़के 1 महीना तक आंदोलन करते हैं और 1935 में मंदिर प्रवेश का ब्रिटिश गवर्नमेंट से कानून बनवाते हैं और मंदिर में प्रवेश करने के लिए परमिशन लेते हैं और अपने पूरे के पूरे जो तथाकथित सो कॉल्ड अनटचेबल है उनके साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये ताकत है उस डॉक्टर अम्बेडकर की। 3 गुरु उन्होंने कहे मेरे हुए। महात्मा बुद्ध हुए गुरु, और संत कबीर हुए, और महात्मा फूले। महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने बताया, उन्होंने विद्रोह किया रूढ़ियों के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, कर्मकांड के खिलाफ, लेकिन अपना मूल तत्व नहीं छोड़ा। दया, करुणा, श्रद्धा, निष्ठा, आत्मीयता, इस सब के एक मूर्त रूप थे महात्मा बुद्ध, और वो सब अपनाया डॉक्टर अम्बेडकर ने। संत कबीर जो राम के भगत थे, जो 2.5 अक्षर प्रेम के पुजारी थे, उन संत कबीर को उन्होंने अपनाया। महात्मा फूले को अपनाया, और इन तीनों के साथ वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जो उनकी लाइफ की अचीवमेंट्स हैं वो मैं आपके समक्ष थोड़ा पढ़ता हूं। कोई भी व्यक्ति ग्लोबल लीडर कैसे मालूम चलता है, एक उसकी एजुकेशन के थ्रू जो आपके सामने अभी आगे समक्ष आ, उसकी पॉलिसीज की समझ कैसी, उसके पास गवर्नेंस की समझ कैसी है, उसके पास इकोनॉमी के लिए क्या रूल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या कर सकता है। तो कुछ मैं अचीवमेंट्स बता रहा हूँ, बहुत छोटे हैं क्योंकि समय की मर्यादा होनी भी चाहिए। वाटर पॉलिसी पे काम किया। ये दामोदर वैली स्कीम बनी है, दामोदर रिवर है 1944 में। तो जिस नदियों के जुड़ने की बात आज आ रही है वो 1944 में डॉक्टर अम्बेडकर ने की इस देश में। नॉट मियरली दैट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर पेपर निकाला, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के ऊपर पेपर निकाला, नदियों को जोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है, वो 1943-1944 का उनका पेपर अवेलेबल है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब टॉपिक्स देखिए क्या क्या है। पहला वाटर मैंने पढ़ दिया, सोशल एंड, 2 लाइन्स हैं केवल। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इसके लिए क्या है, उन्होंने कहा, उनके पेपर के अंदर अवेलेबल है ये बात, कि लोकतंत्र का मतलब मियरली संसदीय व्यवस्था नहीं होती, ब्यूरोक्रेसी नहीं होती, ऑफिसरिज्म नहीं होता, ये भी लोकतंत्र होता है, कि मात्र इतना लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर जो डिप्राइव्ड क्लास है उसको इक्वालिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, जो शोषित वर्ग है उसको इक्वालिटी मिलती है कि नहीं मिलती है। ये बात उन्होंने उस समय कही जब बाकियों को इस बात का ध्यान भी नहीं था। महिला सशक्तिकरण,
आज महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर। मैटरनिटी की लीव की पहली लड़ाई किसने लड़ी, और जो मैटरनिटी की लीव आज आपको लॉ के ऊपर दिखाई देती है, उसको लाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप उनको लेबर लॉज के कंट्रीब्यूशन देखिए, आदमी पढ़ते पढ़ते थक जाता है, उसका काम खत्म नहीं होता है। इंडिया का पीएफ एक्ट लाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर, ईएसआई एक्ट लाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर, मिनिमम वेजेस एक्ट लाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर, फैक्ट्रीज एक्ट लाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर, ओवर टाइम का कंसेप्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू ओवर टाइम लाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर, सब्सिडाइज फूड का कंसेप्ट कैंटीन के अंदर और मेडिकल फैसिलिटी इन द फैक्ट्री के अंदर प्रोवाइड करवाने वाले, उस राइट्स को दिलवाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर, चीफ लेबर कमिश्नर, लेबर इंस्पेक्टर, इस सबको जन्म देने वाले, इस कंसेप्ट को देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर। हम समझते हैं कि वो केवल दलित नेता हैं, वो तो है ही हैं, उसमें तो दो मत ही नहीं है, लेकिन उनकी ऊंचाइयों को कम मत करें। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। 1915 में उन्होंने आर्टिकल लिखा प्राचीन भारत में व्यापार, जो मैंने जहां से स्टार्ट किया था, तो ये 1915 का उनका आर्टिकल है। उस समय उनकी उम्र थी 24 साल। 24 साल में उन्होंने बताया कि भारतवर्ष कैसा था। प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड द बैंकिंग, इसके ऊपर पूरी किताब लिखी। आज जिस इंडियन करेंसी को आप देखते हैं, उस इंडियन करेंसी का कंसेप्ट देने वाला, उस इंडियन करेंसी को वेलोसिटी देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर। आइडियल करेंसी, इसके ऊपर किसने लिखा? डॉक्टर अम्बेडकर। आरबीआई का रोड मैप बनाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत दूर है। उससे पहले क्या क्या कर चुके हो? ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बना जाके 48 में, ये बिफोर 48 है जो काम किए हैं। कॉइन मिंटिंग, करेंसी प्रिंटिंग, इसके ऊपर कमाल के उनकी आर्टिकल है। आज भी वो आर्टिकल अच्छे से अच्छा इकोनॉमिस्ट जो है उसको डिमोलिश नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट करता है। जितने भी ये लीडिंग इकोनॉमिस्ट बैठे हैं वर्ल्ड के, वो ये कॉइन मिंटिंग और करेंसी प्रिंटिंग की उनको कभी भी बात करनी हो तो उस आर्टिकल को रेफर करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर ने। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, लैंड सीलिंग एक्ट, ये सब काम जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने। अब अंतिम बात करें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर, और मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर अम्बेडकर का भी और इस यूनिवर्सिटी का भी और नागेश्वर जी का भी कि मेरे को इस टॉपिक को पढ़ने का अवसर दिया। मैं कोई डॉक्टर अम्बेडकर का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन जब बोलना था और मुझे मालूम था इतने प्रबुद्ध लोग बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तैयारी करके आना पड़ता है। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, वो आपसे शेयर करता हूँ। वो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था, लेकिन एनीहाउ, भारत का संविधान दिया डॉक्टर अम्बेडकर। 22 चैप्टर्स हैं। मैं उस संविधान पे नहीं जा रहा क्योंकि वो आपका टॉपिक नहीं है। उस 22 चैप्टर्स को समझने की जरूरत है, उसका स्ट्रक्चर। उस हर चैप्टर से पहले एक फोटोग्राफ है। आप जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उससे पहले एक फोटोग्राफ है। तो कुल मिला के 28 फोटोग्राफ्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो मैं केवल 22 फोटोग्राफ्स की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं करूंगा क्योंकि 22 पढ़ते हुए समय लगेगा। तो मैं आपको शुरू के 5-7 फोटोग्राफ्स बताता हूँ। उसकी रिलेवेंस देखिए, उस व्यक्ति की इंटेलिजेंस देखिए, इंटेलेक्ट देखिए कि किस फोटो को जाके किस चैप्टर की हेडिंग से जोड़ा है, कितना कोरिलेशन क्रिएट किया। पहला चैप्टर है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 1। उसके अंदर उन्होंने जो फोटो लगाई है वो मोहनजोदड़ो के जो प्रतीक चिन्ह है और नंदी, आपने देखा होगा ऐसे बैल बना होता है, उसके अंदर इस तरफ लाइन लगी होती है, इस तरफ लाइन लगी होती है। तो हमारी जो भारतवर्ष है, कृपया करके उसका जन्म 15 अगस्त 1947 को नहीं हुआ। ये गलतफहमी दूर कर दीजिए। उनका जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ। उनके पास कुछ नहीं था, हमारे पास 5000 साल का इतिहास है। हमारा जन्म 5000 और 7000 साल पहले हुआ है, इससे हमारे पास प्रूफ है। क्या हुआ, एक बार 20 साल पुरानी बात है, अभी मेरे से प्रोफाइल पढ़ रहे थे ना, तो पाकिस्तान का डेलीगेशन आया चारोडा कॉन्फ्रेंस का, दिल्ली के अंदर कॉन्फ्रेंस थी ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। तो जो शाम खत्म हुई कॉन्फ्रेंस जो है, तो उनको मैं अपने घर ले गया। जो 4-5 लोग आए थे चारोडा कॉन्फ्रेंस, इस्लामाबाद, 2 इस्लामाबाद के थे, 2 लाहौर के थे। तो बाकी बात छोड़ते हैं। तो उनका घर ले गया, तो हमारे घरों में पता थी, आपके घरों में भी है कि उनका जो स्वागत है वो आरती के साथ हुआ। जब वो प्रवेश किए तो मेरी माँ जो है, उसको आदत है घर में कोई भी नया मेहमान आए
तो उसकी जोत के जला के उसको रोकती है ड्योढ़ी के ऊपर, रोक के उसको कहती है वेट करो, फिर वो लेके आती है थाली, उनकी आरती नहीं। तो आरती के बाद बात होती रही काफी। तो एक मैंने प्रश्न किया उनसे, वो मैं प्रश्न आपसे शेयर करता हूँ। मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपके यहाँ पर जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उस बच्चे को हिस्ट्री में क्या पढ़ाते हैं? उसने बड़ा सहज रूप से आंसर दिया। He said we teach him औरंगजेब एंड बाबर। मैंने उनसे प्रश्न किया, तो औरंगजेब और बाबर तो तुम्हारे यहाँ पैदा नहीं हुए, तुम तो 14 अगस्त को पैदा हुए, तुम्हारे यहाँ औरंगजेब बाबर कहाँ से आ गया? तो जिस देश का इतिहास नहीं होता, जिस देश के पास महापुरुष नहीं होते, जिस देश के पास ऋषि मनीषी नहीं होते, उस देश का वो हाल होता है कि आज वहाँ खाने को नहीं। समझने की आवश्यकता है इस इतिहास को। तो उस इतिहास का ये फर्स्ट चैप्टर जो है, ये प्रूफ है कि मोहनजोदड़ो का उस नंदी का चित्र लगाया। फर्स्ट सेकंड चैप्टर डील करता है सिटीजनशिप को, नागरिकता के लिए उन्होंने वैदिक काल का एक गुरुकुल उठाया, उसकी फोटो छापी। बच्चा जो है उसकी शिक्षा कहाँ होनी चाहिए, उसको संस्कार कहाँ मिलने चाहिए, उसको अधिकार जो है उसको कहाँ से मालूम चलने चाहिए, और उसके कर्तव्य क्या है नागरिक के नाते से, उस चैप्टर को, उसमें ये सब चैप्टर में डिफाइंड है जो ये रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, उसको जाके जोड़ा गुरुकुल के साथ। तो तीसरी फोटो, द फंडामेंटल राइट्स, अधिकार। पहले वाला था वो नागरिकता था। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो फोटो लगाई, वो पुष्पक विमान में राम लक्ष्मण सीता का अयोध्या गमन, राम के राज्य की चर्चा जो है उस फोटो से केवल कर, किस तरह का देश चाहिए, किस तरह का राज्य चाहिए। मैं नहीं कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, सचोटी कह रहा हूँ, फिर उसका आपको मैं नाम पढ़ता हूँ, बाकी एक्सप्लेनेशन फिर कभी कर लेंगे। नंबर 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट की पॉलिसी कैसे बननी चाहिए। तो कितना अच्छा रेलेवेंट जोड़ा उसको। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की पॉलिसी, उससे बढ़िया पॉलिसी नहीं हो सकती। एक मैं आपको बड़ी अच्छी रेफरेंस देता हूँ। इन्होंने एक बात कही डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, कमाल की बात कही। उन्होंने कहा जब आपको आदि ग्रंथ चाहिए तो आप वाल्मीकि को याद करते हो, आपको राम चाहिए तो आप वाल्मीकि को याद करते हो, और वाल्मीकि को आप क्या मानते हो? अस्पृश्य। आपको श्री गुरु ग्रंथ साहब जो है उसके जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला को चाहिए हो तो संत रविदास को याद करते हो। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 40% जो दोहे और जो चौपाइयां हैं वो संत रविदास की लिखी हुई हैं। और संत रविदास कौन है? तथाकथित